राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट से मैं आकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। आज जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और महानायक, जननायक, लोकनायक और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट ने आज ये विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया है, जिसका शीर्षक है इतना आसान नहीं नेहरू होना, नेहरू जी के त्याग और संघर्ष की कहानी। साथियों, जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर, उसके महानायकों पर और उनके संघर्षों पर जिस तरह से लगातार उंगली उठाई जा रही है, चाहे वो आप हाल ही के बयानों में देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि आज़ादी को भी करार दिया गया है कई लोगों के द्वारा। कई लोगों ने कहा कि आज़ादी लीज पर है। ऐसी स्थिति में ये एक साफ स्टेटमेंट है कई लोगों के, एक विशेष समूह के द्वारा, कि वे लोग जो हमने बहुत ही संघर्षों से जो आज़ादी हमने ली थी और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम महानायकों का हाथ था, उस आज़ादी को जिस तरीके से डिलेजिटिमाइज किया जा रहा है, उस आज़ादी के संघर्ष को जिस तरीके से कमतर आका जा रहा है, आज ऐसे समय में एनएमएफ जैसे, नेशनल मूवमेंट फ्रंट जैसे संगठनों की प्रासंगिकता, इनकी भूमिका और इसके साथ ही इनकी जिम्मेदारी बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके आज मुख्य वक्ता हैं पीयूष बबेली जी। पीयूष बबेली जी का मैं एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। पीयूष बबेली जी का जो शुरुआती करियर है वो पत्रकारिता से शुरू होता है और ये न्यूज 18 में एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं और लगातार तमाम न्यूज़पेपर्स में, तमाम मीडिया संस्थानों के साथ इनका संपर्क रहा है और ये जुड़े रहे हैं लगातार। लेकिन एक विशेष बात है इनके बारे में कि 2019 में पीयूष बबेली जी की एक किताब आई थी, नेहरू मिथक और सत्य। तो ये जो किताब थी, ये करीब 5 वर्षों का इनका अध्ययन था, इनकी मेहनत थी, जो ये किताब आई थी नेहरू जी के बारे में, जिसमें तमाम जो नेहरू जी के बारे में मिथक हैं, तमाम जो झूठ फैलाए जाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा, उस पर एक करारा प्रहार था। तो पीयूष बबेली जी, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का और गर्व का विषय है कि आज हमारे साथ पीयूष बबेली जी आज नेहरू जी की जयंती के दिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक विशिष्ट व्याख्यान आज हम सुनेंगे उनके संबोधन में। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा पीयूष बबेली जी से आग्रह करूंगा कि आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की जयंती के अवसर पर जो विशिष्ट व्याख्यान है, इतना आसान नहीं नेहरू होना, इस पर आप अपना संबोधन करें। ओवर टू पीयूष सर। थैंक यू। मैं नेशनल मूवमेंट फ्रंट का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया बातचीत रखने के लिए। आपने किताब का परिचय भी कराया। मैं वैसे तो पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन ये किताब जिसका भी जिक्र कर रहे थे भाई, नेहरू मिथक और सत्य, इस किताब को मैंने लिखा है, मैं बताया जैसे 5-6 साल की मेहनत के बाद लिखी गई है। तो आज पंडित नेहरू की जयंती है, 132वीं जयंती है उनकी। और आज सुबह एक समाचार आया कि पार्लियामेंट में जो एक रस्म होती है कि बड़े नेताओं को, हमारे आज़ादी के कर्णधारों को, देश के बड़े नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो जब तक मेरी जानकारी थी उस समय तक तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर और कोई भी वरिष्ठ मंत्री नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा था। ये बिल्कुल बड़ी अजीब बात है कि नेहरू जी को आप उसमें बुला नहीं रहे, उनके जाने में भी आपको गुरेज हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ नेहरू को आप श्रद्धांजलि नहीं देने जाएंगे तो क्या उससे नेहरू मिट जाएंगे? ऐसा तो संभव है नहीं। इधर वो जुमला भी बहुत चलने लगा है, जो एक अभिनेत्री कम और मिथ्या प्रचार करने में ज्यादा दिलचस्पी रखने वाली महिला, उन्होंने आजादी को लेकर कहा, उस पर भी चर्चा हो रही है।
कई बार तो मन होता है कि क्या ऐसी बातों पे चर्चा होनी चाहिए, और क्या ऐसी ही चर्चाएं हों, इसके लिए इस मुल्क ने आजादी हासिल की थी। क्योंकि ये कोई छोटा संघर्ष नहीं है। आज हमें नेहरू को याद हम पहले भी करते थे, हमने बचपन में भी बाल दिवस मनाए, तब मेला होता था, खुशी होती थी, जश्न होता था। उसमें ये नहीं हमें सोचना पड़ता था कि हम बताएं कि नेहरू ने देश के लिए किया है। ये लगभग वैसी बातों की हम स्थिति में आ गए हैं, किसी बच्चे को ये बताना पड़े कि सूर्य पूरब से निकलता है, या गंगा भारत की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे पवित्र नदी है। जो बातें शाश्वत हैं, हवा की तरह, पानी की तरह, सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह, उनके बारे में भी बताने की स्थिति अब आ रही है। तो नेहरू जी के बारे में, नेहरू जी को अगर आप देखें तो दो उनके जीवन के हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जिसमें वो 1919 से महात्मा गांधी के संपर्क में आ जाते हैं, और 1947 15 अगस्त 1947 तक इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हैं। ये करीब 25 साल 30 साल का समय है, जो नेहरू के जीवन के संघर्ष का समय है। और इसके बाद का एक दूसरा हिस्सा है जब वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और मई 1964 में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो एक नेहरू वो है जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, और दूसरा नेहरू वो है जो देश का प्रधानमंत्री है और राष्ट्र निर्माता है। नेहरू इस मामले में थोड़े से खुशकिस्मत कहे जा सकते हैं, क्योंकि बाकी जो नेता थे, महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ये बहुत प्रमुख हैसियत में थे, लेकिन आजादी के बाद बहुत दिनों तक इन्हें जीवन नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसी तरह दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी देहावसान हो गया। तो आप देखें कि दो जो बड़े स्टालवार्ट्स थे, पटेल और गांधी, वो तो देश का पहला लोकसभा चुनाव जो 1952 में हुआ, उसको देखने तक जीवित ही नहीं बचे थे। सिर्फ नेहरू ऐसे थे कि उन्हें ये, मौलाना आजाद भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति की भूमिकाएं अलग किस्म की होती हैं। मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री थे, उन्हें भी उतना लंबा जीवन नहीं मिला। जीवन तो लंबा मिला, लेकिन आजादी के बाद उतना जीने का समय नहीं मिला कि वो बहुत बड़े काम कर सके। वो सारी भूमिकाएं नेहरू को मिली। अब इस भूमिका में क्या होता है कि अक्सर लोग जानबूझ के ये यहाँ से पैदा ये करते हैं कि नेहरू तो अपना जीवन प्रधानमंत्री बनने के लिए ही उन्होंने अपना जीवन तय कर रखा था, और वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बड़े मजे मारे, सत्ता के बड़े लाभ उठाए, आराम से रहे, ऐशो आराम से रहे, और इतनी दंत कथाएं, इतनी बातें उनके बारे में फैला दी जाती। लेकिन हम नेहरू को देखें तो वो तो एक अलग किस्म का इंसान था। वो इलाहाबाद में पैदा हुए, पंडित मोतीलाल नेहरू उनके पिता, उस जमाने के आला दर्जे के बैरिस्टर, इंग्लैंड तक में उनकी बैरिस्टरी की धूम थी। उन्होंने अपने लड़के को इंग्लैंड पढ़ने भेजा, जैसे कि बाकी लोग जाया करते थे उस जमाने के, जो जाने में सक्षम थे। महात्मा गांधी भी इंग्लैंड गए थे बैरिस्टरी पढ़ने, मोहम्मद अली जिन्ना भी वहां गए थे, और 1910 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टरी की पढ़ाई शुरू की इंग्लैंड में। ठीक इसी साल, उनसे उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 1910 में बैरिस्टरी में दाखिला लिया। दोनों 1910 से 1912 के बीच बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड में पढ़ते हैं। और उसके बाद 1912 में जवाहरलाल नेहरू लौटकर इंग्लैंड से भारत आ जाते हैं, और इसी साल में सरदार पटेल भी भारत आते हैं। सरदार पटेल अपना बैरिस्टरी का काम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और 1912 में नेहरू आने के बाद उनका बैरिस्टरी का काम शुरू होता है, लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगता है, और वो लोकमान्य तिलक की जो होम रूल लीग है उसमें शामिल हो जाते हैं। होम रूल लीग, जैसे उसके पहले तक आप सबको पता होगा कि भारत की आजादी के सबसे बड़े नेता लोकमान्य तिलक ही थे, और उसमें नेहरू काम करना शुरू कर देते हैं। उनके जीवन का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि जब उनसे एक साल पहले महात्मा गांधी भारत आ गए थे, और महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया, उससे बड़ी धूम मची, और लोगों को समझ में आया कि आजादी हासिल करने का एक तरीका यह भी हो सकता था। तो फिर उनके आकर्षण में सरदार पटेल भी आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आते हैं, आगे चल के मौलाना आजाद भी आते हैं, और नेहरू भी उनसे जुड़ते हैं।
नेहरू के बारे में एक हमें आम धारणा बनती है कि साहब वो तो बहुत बड़े बाप के बेटे थे, और वो गाना भी है कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। तो नेहरू जी ऐसा नहीं था कि बड़े फूलों की सेज पे थे। नेहरू जी जब गांधी के संपर्क में आए तो एक वाकया खुद गांधी जी ने लिखा है और नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी जी की देखा देखी नेहरू जी ने भी तीसरे क्लास के दर्जे में ट्रेवल करना शुरू किया, और तीसरे दर्जे में वो सफर करते थे। इसी तरह से वो मूंगफली और चना चबेना खा के यात्राएं किया करते थे। इससे मोतीलाल जी इतने परेशान हुए कि उन्होंने नेहरू से कहा कि भाई, देश का जो काम करना है वो काम तो करो, इसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम को करने के लिए ये तो कोई जरूरी नहीं है कि आदमी तीसरे दर्जे में चले, दूसरे किसी दर्जे में चल के भी देश की सेवा कर सकते हो। तो लेकिन नेहरू जी का तो जो मन था वो अलग किस्म का था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, हम गांधी की तरह ही काम करेंगे। फिर 1919 का समय आया जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड आप सबको पता है कि भारत के आजादी के आंदोलन की एक अलग ही चीज वो हुई थी। उसकी जब रिपोर्ट बननी थी, तो रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है आप समझिए कि कोई बस कागज पेन लेके रिपोर्ट बना ली और हो गई। महात्मा गांधी ने चंपारण में भी सिर्फ रिपोर्ट ही बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया महात्मा गांधी की इतनी पारदर्शी, इतनी गहरी होती थी कि वह अपने आप में किसी आंदोलन से कम नहीं हुआ करती थी। तो हुआ ये कि चंपारण में गांधी जी जब गांव गांव जाते थे, वहां के फैक्ट कलेक्ट करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनके बयान दर्ज करते थे, पुलिस वहां रहती थी, हजारों आदमी होते थे। तो गांधी जब रिपोर्ट बनाते थे तो वो अपने आप में एक आंदोलन जैसा हो जाता था। ऐसी ही रिपोर्ट जलियांवाला बाग की बनाई गई। उसमें जवाहरलाल नेहरू बराबर गांधी जी के साथ थे। यहाँ से पहली बार गांधी जी का और जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत करीबी रिश्ता बना, दोनों का बाप बेटे की तरह का रिश्ता बना, और वो उनके करीब आए, और उसमें जो नेतृत्व नेहरू ने दिया उसका बहुत असर हुआ। उसके तुरंत बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा। असहयोग आंदोलन में जो शुरुआती तौर पर गिरफ्तार होने वाले लोग थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। और उसमें खास बात यह है कि नेहरू अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। नेहरू पिता पुत्र मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों एक साथ गिरफ्तार हुए, और उनके साथ इनके चचेरे भाई, इनके अन्य रिश्तेदार, इस तरह से नेहरू परिवार के 7 सदस्य एक साथ असहयोग आंदोलन में जेल गए। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं वो तो बहुत ऐशो आराम में रह रहे थे, उन्हें समझना चाहिए कि वो बैरिस्टरी पढ़ के आए, उन्होंने कोई कैरियर नहीं बनाया। वो लोकमान्य तिलक से जुड़े, लोकमान्य तिलक से जुड़ने के बाद वो गांधी जी से जुड़े, और गांधी जी से जुड़ने में भी खास बात ये रही कि जिस तरह से काम होना चाहिए वो काम शुरू हुआ। कुछ बार बार टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए फ्लो टूट रहा है। और नेहरू जब ये असहयोग आंदोलन जुड़ रहे हैं तो वो सिर्फ कोई वकीलों के नेता नहीं बन रहे हैं। वो प्रतापगढ़ के आसपास से उत्तर प्रदेश में जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, उस किसानों के आंदोलन को सबसे आगे बढ़ाने वालों में, सबसे उसके अगुआ नेताओं में नेहरू जी शामिल हुए। तो नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई जो शुरू की है, वो एक बैरिस्टर के तौर पे या एक बहुत शोबाज नेता के तौर पे शुरू नहीं की है। उन्होंने जो लड़ाई शुरू की है वो किसानों के नेता के तौर पर शुरू की है। और नेहरू गांव गांव दौरा करते थे, जाते थे, और नेहरू ने बहुत जगह लिखा भी है कि वैसे मैं हिचकता था बोलने में, लेकिन जब मैं गांव के उन किसानों के भीड़ में जाता था तो मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति मैं महसूस करता था जो सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगती थी। तो वो भारत माता, भारत के किसानों से पूरी एकाकार हुए, और वो इतने एकाकार हुए कि नेहरू ने फिर भारत माता की परिभाषा इस देश को नए सिरे से समझाई। जब नेहरू जाया करते थे कार्यक्रमों में, आंदोलनों में, गाँवों में, तो वो लोगों से पूछते, लोग वहां जय लगाते थे, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। तो नेहरू जी उनसे पूछते थे कि भाई ये जो तुम जयकारा लगा रहे हो भारत माता का, ये भारत माता कौन है? तो लोग उनसे कहते थे कि ये जो जंगल है ये भारत माता है, कोई कहता था ये धरती माता हमारी माता है, कोई कहता था ये नदी पहाड़ पेड़ हमारी धरती माता है। तो नेहरू जी उनसे कहा करते थे, हाँ ये सब धरती माता हैं, ये सब भारत माता हैं, लेकिन अगर तुम लोग ना हो तो इसको कौन, ये क्या नदी कहेगी कि मैं भारत माता हूँ?
चाहे पहाड़ कहेगा या धरती कहेगी, इनमें से कोई नहीं कहेगा। तो असल में जो 33 करोड़ हिंदुस्तानी है जो इस मुल्क में रहते हैं, वही सच्ची भारत माता है। तो जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम किसी और की जय नहीं बोलते हैं, हम अपने आप की जय बोलते हैं। तो ये 33 करोड़ लोग हैं, हम सब मिलके एक छोटा छोटा हिस्सा है भारत माता का, और ये मिलके भारत माता इस तरह से बनती है। इसीलिए, और उस जमाने में 33 करोड़ लोग थे, आज 133 करोड़ लोग इस देश में हैं। तो हम सब मिलके, जो हम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब भारत माता के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, हम सब मिलते हैं तो भारत माता बनती है। अगर हम में से बहुत बड़ी आबादी दुखी हो जाती है, भारत माता दुखी हो जाती है। हम में से बहुत बड़ी आबादी अगर भूखों मरती है, उसके पास रोजगार नहीं होता है, वो महंगाई से परेशान होती है, या उसकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ होती है, तो वो किसी और की जिंदगी में तकलीफ नहीं, भारत माता की जिंदगी में तकलीफ है। इसीलिए जब आजादी का सपना देखा गया, जिसमें नेहरू बहुत प्रमुख नेता रहे, तो उसका सपना सिर्फ इतना नहीं था कि अंग्रेज भारत से चले जाएं और हिंदुस्तानी लोग राज करने लगे। हिंदुस्तानी लोग राज तो करने लगे, लेकिन उस तरह से राज ना करें जिस तरह से कि अंग्रेज करते थे। हर भारतवासी को, 133 करोड़ भारतवासी जो आज यहाँ हैं, उस जमाने में 33 करोड़ भारतवासी थे, उन्हें अपनी बात कहने की आजादी हो, उन्हें पढ़ने लिखने की आजादी हो, उन्हें अपना भविष्य बनाने की आजादी हो, उनको कोई रुकावट ना आए, क्षेत्रवाद उनके रास्ते में ना आए, जातवाद उनके रास्ते में ना आए, सांप्रदायिकता उनके रास्ते में ना आए, और सबसे बढ़कर वो आपस में ना लड़ने लगे। अगर वो आपस में लड़ते हैं तो भी आजादी खतरे में होती है। ये बात नेहरू जी जाके गांवों में, आंदोलनों में भारत की जनता को समझाते थे, तभी वो इतने प्यारे हुए, इतने मकबूल हुए। तो 1922 में असहयोग आंदोलन में, 1920 में पहली बार जो शुरू होता है, और 22 में संभवतः ये सब लोग जेल जाते हैं। तो ये नेहरू की पहली जेल यात्रा हो रही है, और इस जेल यात्रा के बाद से तो आगे का जो पूरा नेहरू का जीवन है, वो परत दर परत समय के साथ जेल में ही बीतता है। अगर नेहरू ने 20 या 25 साल आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उसमें से कम 10 साल वो जेल में रहे। इतना, ना तो महात्मा गांधी इतने समय तक जेल में नहीं रहना पड़ा, सरदार पटेल को भी इतने लंबे समय जेल में नहीं रहना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं रहना पड़ा, मौलाना आजाद को भी नहीं रहना पड़ा। तो कांग्रेस के नेताओं में अगर देखें, जो कांग्रेस का आंदोलन था, जो व्यक्ति सबसे अधिक समय तक जेल में रहा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस इसलिए जब भी कोई उनके बारे में बात कहे, कुछ कहता है, तो उसे सोचना चाहिए कि वो किस इंसान के बारे में ये सारी बात कह रहा है। नेहरू लगातार जेल जा रहे थे। इसके बाद आप उनकी भूमिका देखें, तो एक भारत का जो आंदोलन था, शुरू में उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग हो रही थी, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी। जिसे हम सब जानते हैं, जो उनका एक बहुत वाक्य हम लोगों को याद है, लोकमान्य तिलक का, कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे हम पाकर रहेंगे। तो वो जो वाक्य है, उसका मतलब पूर्ण आजादी नहीं, उसका मतलब डोमिनियन स्टेटस है, जैसा उस जमाने में कनाडा या दूसरे देशों के पास हुआ करता था, और वह उस समय की व्यवहारिक स्थिति थी। महात्मा गांधी ने भी जो असहयोग आंदोलन किया था 1920 में, उसका मकसद भी पूर्ण स्वराज न होकर डोमिनियन स्टेटस ही था। लेकिन नौजवानों की पीठ छटपटा रही थी। नौजवानों को लग रहा था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लाठियां खा रहे हैं, हम गोलियां खा रहे हैं, हम जेलों में पड़े हैं, हमारे बच्चे घर बर्बाद, सब बर्बाद हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इतनी बड़ी लड़ाई क्या इस बात के लिए लड़ी जा रही है कि हम डोमिनियन स्टेटस लें? तो पहली बार कांग्रेस के अंदर और नेताओं ने भी कहा, लेकिन बहुत पुरजोर तरीके से जिन लोगों ने इस मांग का उठाया, वो दो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1927 के आसपास आते आते इन दोनों नेताओं ने बहुत मुखरता से ये बात कही कि अब वो आप संपूर्ण आजादी की मांग करना चाहते हैं और डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते। और इस मांग को लेके जवाहरलाल नेहरू इतने एडमेंट थे कि 1928 में जब उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमेटी बनी, और जो एक तरह से भारत का उस जमाने का संविधान बना रही थी कि डोमिनियन स्टेटस में किस तरह की स्थिति होगी, तो उसका जो सबसे ज्यादा विरोध किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव रखते हैं नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ, और जवाहरलाल नेहरू उसका समर्थन करते हैं, और बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर भाषा में और बहुत आवेश के साथ अपने पिता की रखी हुई रिपोर्ट का विरोध करते हैं। और ये विरोध इतना हुआ कि बाप बेटे के बीच लगभग बोलचाल बंद हो गया। हालांकि उस समय भी जो जानकार हैं, जिन्होंने लिखी हैं किताबें, वो बताते हैं कि मोतीलाल नेहरू की बातचीत जवाहरलाल नेहरू से बंद हो गई,
लेकिन तब भी मोतीलाल जी को इस बात का बड़ा संतोष होता था, वो कहते थे कि मैं जवाहर का बाप हूँ। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि मोतीलाल जी जवाहरलाल जी को राजनीति में लेके आए थे। ऐसा नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैशन था, जिसके कारण उन्होंने अपनी जमी जमाई वकालत मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी। और ये किस्सा और आप सुन लीजिए, जिन लोगों को लगता है कि बहुत आराम से रहते थे, जब जेल जाने की नौबत पहली बार आई तो मोतीलाल नेहरू ने अपने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी, घर का ज्यादातर फर्नीचर हटवा दिया और एक चटाई लगा के जमीन पर सोने लगे। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मोतीलाल जी ने कहा कि अब जेल आने का समय आ गया है, मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो मैंने पहले कहा कि 7 लोग एक ही परिवार के जेल गए, उस तरह की बात बनी। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे जब नेहरू रिपोर्ट आ रही थी, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। तो जवाहरलाल नेहरू इसलिए अध्यक्ष नहीं बनाए गए कि वो मोतीलाल जी के बेटे थे, वो इसलिए अध्यक्ष बनाए गए कि वो कांग्रेस की नेक्स्ट जनरेशन थे। वो और सुभाष चंद्र बोस, ये दो लोग सब युवाओं एक तो युवा थे बाकी सबकी तुलना में, और पूरे देश का यूथ इनके साथ आकर्षण महसूस कर रहा था। इसके अलावा जो क्रांतिकारियों की गतिविधियां थी, उन्हें भी असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से एक धीमापन उनमें आ गया था, हिंदू मुसलमान दंगे बहुत हो रहे थे, तो नौजवानों को फिर से हिंसा की ओर जाने का या हमला करने का मन बन रहा था। उनके बीच में मैंने गांधी की जो ओल्ड जनरेशन कांग्रेस थी और जो क्रांतिकारी थे, उनके बीच में अगर पुल का कोई काम करने की हैसियत में था तो वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए 1929 में पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और रावी नदी के तट पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की, पूर्ण आजादी की घोषणा की, जहां से भारत की आजादी के आंदोलन में एक नया सिलसिला शुरू होता है। ये नेहरू के काम है। आप आगे बढ़े तो नेहरू फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में लगातार जेल जा रहे हैं। और ये दृष्टि आप देखिए कि असहयोग आंदोलन में एक तरफ तो नेहरू नेहरू जेल जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वो भारत का खाका अपने दिमाग में बना के चल रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो संघर्ष है एक दिन ये आजादी लेके आएगा। तो उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू मिलके योजना समिति बना रहे हैं भारत के लिए, जो बाद में योजना आयोग में कन्वर्ट हुई, और जिसे बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया। तो योजना आयोग को खत्म करने के साथ ही इस सरकार ने सिर्फ नेहरू जी की परंपरा को खत्म नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस की परंपरा को भी खत्म कर दिया, क्योंकि उनकी सोच थी कि देश की प्लानिंग कैसे होगी, कैसे विकास होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम एक रखना पड़ेगा, राज्यों के सामने कुछ उद्देश्य रखने पड़ेंगे, राज्य अपनी भूमिका निभाएंगे, सेंटर अपनी भूमिका निभाएगा। ये काम नेहरू उस जमाने में भारत छोड़ो आंदोलन के पहले कर रहे हैं। दूसरी चीज जो नेहरू जी करते हैं वो उनको कश्मीर पे भी ध्यान है। वो देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जगह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस बना लेते हैं, इसे सिर्फ कश्मीर के आंदोलन की जगह पूरे भारत का आंदोलन बना लेते हैं, इसे हम किसी तरह के धर्म के आधार की बजाय एक सेकुलर वैल्यूज पे ले आते हैं। क्योंकि नेहरू उस समय तक ये सीन सामने आने लगा था कि हो सकता है, क्योंकि भारत 1937 के बाद से भारत के बंटवारे की मांग उठने लगी थी, तो नेहरू ये देख रहे थे कि अगर कहीं कुछ बढ़ता है तो किसी भी सूरत में कश्मीर न जाना पाए। इसके लिए नेहरू कम से कम 7-8 साल पहले, आजादी के 7-8 साल पहले से इस काम में लग गए कि कुछ भी हो, चूंकि ये बहुत ही रणनीतिक महत्व का इलाका है, और इसको अगर ये पाकिस्तान में जाता है तो यहाँ बहुत सारी विदेशी ताकतें आके कब्जा कर लेंगी और उनके यहाँ बेस बन जाएंगे, और भारत माता के सिर पे विदेश का कब्जा होगा। इसलिए हम किसी भी सूरत में कश्मीर को अपने पास रखना है। तो 10 साल की जेल के बीच में नेहरू ये बात भी सोच रहे हैं। वो सोवियत संघ घूम के भी आते हैं, वो यूरोप के बहुत से इलाकों में भी घूमते हैं। 1935 का जो चुनाव होता है भारत में, उसमें कांग्रेस के चेहरे जवाहरलाल नेहरू ही है। वो और सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा कैंपेन करते हैं और लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। 1946 में जो दूसरा चुनाव होता है उसमें एक बार फिर से नेहरू जी ही कांग्रेस का चेहरा है। 1935 के बाद से महात्मा गांधी ने घोषित कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू ही होगा। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ये चर्चा आ जाती है कि नहीं, गांधी जी ने पटेल को हटा के नेहरू जी को बना दिया, या कोई वोटिंग हुई थी उससे ऐसा कर दिया। ये जबरदस्ती की बात है। ये तो पूरा देश में वो स्वीकृत थे, वो चुनाव जीत रहे थे, वो जेल जा रहे थे, तो वो सर्व स्वीकृत नेता थे। गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं था, गांधी जी ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी इस बात की। इसलिए नेहरू को जब 42 में कह दिया गया, 35 में कह दिया गया, तो 47 में तो ये कोई सवाल ही नहीं था कि नेहरू के अलावा और कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस की ओर से कोई दावेदार है, इसलिए नेहरू बने। एक बात और कई बार नेहरू जी को लेके लगा दी जाती है कि साहब जो नेहरू में और जिन्ना दोनों में रस्सा कसी थी, बड़ी कश्मकश थी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और नेहरू जी की जीत के कारण भारत का विभाजन हो गया, क्योंकि वो जिन्ना को
प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। पहली बात तो मैं पूछता हूँ कि जो दक्षिणपंथी संगठन इस बात का विरोध करते हैं कि नेहरू जी ने जिन्ना को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वो ये स्वीकार कर लेते कि मोहम्मद अली जिन्ना पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनते। जो लोग रात दिन दंगे करने की तैयारी में, जो लोग जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तब भी करते थे और आज भी करते हैं और उसके लिए दंगा फसाद करने से पीछे नहीं रहते, क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि वो मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर लेते? एक बात। दूसरी बात, अगर वो कहते हैं कि कर लेते तो उन्हें ये याद रखना चाहिए, एक किताब है मिशन विद माउंटबेटन, जो माउंटबेटन वाइसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके प्रेस अटैची एलन कैम्पबेल जॉनसन ने वो किताब लिखी है और उसमें इस बात का जिक्र है कि जब लगभग विभाजन अपरिहार्य हो गया और सारी कोशिशें महात्मा गांधी की नाकाम हो गई कि हम विभाजन किसी तरह से रोकें और देश दंगों की गिरफ्त में आ गया, तब गांधी जी ने माउंटबेटन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप जिन्ना से कह दीजिए कि वो अपने मन की कैबिनेट बना लें, अपने हिसाब से सरकार बना लें और प्रधानमंत्री बन जाए। कांग्रेस से उन्हें किसी को लेना हो ले, नहीं लेना हो ना ले, उन्हें मैं पूरी छूट देता हूँ और मैं कांग्रेस की तरफ से ये वचन दे रहा हूँ कहीं से कोई रोक टोक इसमें नहीं आएगी। और गांधी जी ने साथ में माउंटबेटन से ये भी कहा, लेकिन जब आप ये बात मोहम्मद अली जिन्ना से कहेंगे तो जिन्ना ये कहेंगे कि गांधी की एक नई चाल है। और सच में हुआ भी ऐसा ही। जब माउंटबेटन ने ये प्रस्ताव जिन्ना के सामने रखा तो जिन्ना ने ये कहा कि नहीं नहीं, गांधी की चाल है। तो जिन लोगों को लगता है कि नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्ना की बात नहीं मानी, उन्हें इन तथ्यों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑफर दिए गए थे और वो स्वीकार नहीं किए, क्योंकि परिस्थितियां इतनी सिंपल नहीं है जितनी आज हमें दिखाई देने लगी। भारत में दंगों का एक लंबा इतिहास रहा है और ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे भारत में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे हिंदू और मुसलमान के बीच सांप्रदायिक भेद भी बढ़ता गया। जाहिर है कि वो आम मुसलमान और आम हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जब ये बात समझ में आने लगी कि कल को आजादी आएगी, उस आजादी में लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र में सरकार उसके पास होगी जिसके पास ज्यादा वोट होंगे, तब दोनों कौमों को ये लगने लगा, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी, कि जो ज्यादा बहुमत होगा उसका राज हो जाएगा। तो मुस्लिम को इसमें बहुत चिंता हुई कि अगर सरकार तो कोई भी हिंदू डोमिनेटेड सरकार भारत में बनेगी तो हमें अलग से कुछ चाहिए। पहले ये स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि क्या अलग से चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको दंगों में कन्वर्ट किया। इसीलिए असहयोग आंदोलन के बाद से 1924 से जो दंगों का सिलसिला शुरू होता है, तो वो लगभग बीच में रुक जाता था महात्मा गांधी के उपवासों से, उनके प्रयासों से, मौलाना आजाद की कोशिशों से, लेकिन वो पूरी तरह से कभी नहीं रुका। और 1946 15 अगस्त 1946 से जो डायरेक्ट एक्शन की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये नहीं है कोई सीधी कार्रवाई के लिए। सीधी कार्रवाई का मतलब ये था कि हम दंगे फसाद से करेंगे, अगर आप बातचीत से हमें पाकिस्तान नहीं दोगे तो फिर हम पाकिस्तान जो है लड़के खून बहा के लेंगे। और बहुत बड़े पैमाने पर दंगे शुरू हो गए थे। तो जो भारत की विभाजन का जो सीन आता है, एक लंबा सिलसिला है और उस समय जिस कदर दंगे हो रहे थे और जिस कदर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, उसमें गांधी को भी, नेहरू को भी, गांधी जी को सबसे बाद में, लेकिन बाकी नेताओं ने देखा कि इतनी मौतों से अच्छा है कि बंटवारा हो जाए, जो कि किसी भी घर में होता है। किसी घर में बहुत झगड़ा होता है तो घर का बुजुर्ग अंततः ये कह देता है कि भाई अगर दोनों बेटों में नहीं बन रही तो भाई अलग अलग हो जाओ, लेकिन प्रेम से रहना, आगे झगड़े मत करना। इस तरह से बंटवारे की स्थिति आई। इसमें और भी बहुत सारे परिदृश्य होंगे, इसमें अंग्रेजों की कूटनीति भी होगी, इसमें अमेरिका का रोल भी होगा, इसमें सोवियत संघ की भूमिका भी होगी। वो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इसका दोष दे देना ठीक नहीं होता है। इस और वो जो चुनाव कहा जाता है कि सरदार पटेल को बहुत वोट मिले थे 46 में, कोई चुनाव बताते हैं अप्रैल में, ऐसा कोई चुनाव हुआ नहीं। और ये भी बहुत साफ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष वही व्यक्ति बना करता था जिसे महात्मा गांधी चाहते थे। ये कांग्रेस की रवायत थी। एक सुभाष चंद्र बोस का दूसरा वाला चुनाव छोड़ दें तो बाकी सारे मामलों में यही परंपरा कायम रही महात्मा गांधी के कांग्रेस में आने के बाद से। गांधी जी जो पर्ची उठा के दे देते थे, यह व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, वही अध्यक्ष बनता था। ये तो वो सिलसिला मैं बता रहा हूँ आजादी से पहले तक। अब आजादी के बाद का आप देखें तो नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो हमारी स्थिति क्या थी। लोगों के पास पाँव में पहनने के लिए चप्पल नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में इतना कपड़ा भी नहीं होता था कि सब लोग ढंग से तन ढक सकें और अच्छी तरह से कपड़े पहन सकें। शिक्षा और साक्षरता के बारे में तो कहने की कोई अलग से आवश्यकता है।
खेती की स्थिति ये थी कि जैसे बड़े बड़े अकाल इस देश में पड़ते थे। 45 में या 46 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उसके पहले अकाल पड़ा था। इसमें लाखों की आबादी तो सिर्फ भूख से और अकाल से मर जाया करती थी। सिंचाई का एक छोटा सा जो रकबा था वो सिंचित था, बाकी सब वर्षा पे आधारित था। बीमारियों को इलाज की व्यवस्था नहीं थी। यूनिवर्सिटी एक आध दो चार यूनिवर्सिटी मुश्किल से रही हो जो बड़ी मेहनत से, मान लीजिए मदन मोहन मालवीय ने BHU बना दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी, तो ऐसी कुछ उंगलियों पे गिने जाने लायक यूनिवर्सिटी देश में थी। और टेक्नोलॉजी के मामले में, इंजीनियरिंग, मेडिकल के मामले में कुछ था ही नहीं। तो एक पूरा बंजर देश, उसके नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। एक ऐसा देश जो बंटवारे से त्रस्त है। बंटवारे में सिर्फ ये नहीं हुआ कि आबादियों को बंटवारा हो या सिर्फ संसाधनों को बंटवारा हो। सिंध और पंजाब के रूप में बहुत बड़ा हमारा गेहूं उत्पादक तब जो रकबा था वो पाकिस्तान में चला गया। इधर बांग्लादेश जो आज का है उसमें पूर्वी पाकिस्तान था, उसके रूप में धान उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा रकबा पाकिस्तान में चला गया। तो अब नेहरू जब गद्दी पे बैठे हैं तो जो एक पहले से खाने की कमी थी, उस खाने की कमी में भी बड़ा वाली इलाका पाकिस्तान में चला गया है। नेहरू जब गद्दी पे बैठे हैं, देश दंगों से ग्रस्त है और लाखों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नेहरू जब गद्दी पे बैठे हैं तो लाखों माइग्रेंट्स पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, और भारत से बहुत से मुसलमान पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ा पलायन चल रहा है। उसी में कश्मीर का मुद्दा भी आ जाता है और उस पर झगड़ा मचा हुआ है और भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है। इन चीजों के बीच में आप सोचिए कि आज जो लोग बैठे हैं, जिनसे पेट्रोल के दाम कम नहीं करने में जिनको आफत हो जाती है, जो डीजल कम नहीं कर सकते, जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके उसे निभा नहीं सकते, और एक समस्या को ढकने के लिए दूसरी समस्या पैदा करते हैं, उस तरह के लोग और उनके भक्त नेहरू पे इल्जाम लगाए। लेकिन नेहरू ने इतने सारे तनावों के बीच में ये तय किया कि हम इस मुल्क को बनाएंगे और अपने तरीके से बनाएंगे। नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनाए, बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, IIT बनाए, IIM बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बन रहा है, बहुत सी हमारी लेबोरेटरीज बन रही हैं, टीकाकरण अभियान शुरू हो रहे हैं, कृषि में क्रांति हो रही है, बैलगाड़ियों और हल की जगह पे ट्रैक्टर आ रहे हैं। और सबसे बढ़ के जो चुनौतीपूर्ण काम नेहरू कर रहे हैं वो जमींदारी का उन्मूलन कर रहे हैं। भारत का संविधान लागू होने से पहले, पहला आम चुनाव होने से पहले नेहरू ने जमींदारी का उन्मूलन कर दिया। जमींदारी का उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? उस जमाने तक कुछ खास लोगों के पास जमीन के अधिकार होते थे और बाकी किसान उनके यहाँ हर वाही से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। नेहरू के एक फैसले में, संविधान बनने की बात, संविधान संशोधन, नेहरू के एक फैसले ने देश के तमाम जो वंचित तबका था उसे उसकी जमीन का मालिक बना दिया। आज जो OBC का हम पूरा उभार देखते हैं, मंडल कमीशन के बाद से देखते हैं, लेकिन अगर OBC में आप देखें तो कौन सी जातियां हैं? जो खेतीहर जातियां हैं, जो हल चलाती हैं, जो जानवर पालती हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में है, वो OBC की जातियां हैं। वो सारी की जातियां उस जमाने में जमींदारों के अधीन थी। लेकिन नेहरू जी ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके उन लोगों को अपने खेतों का मालिक बना दिया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। उनके इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध जो संविधान सभा में किया है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। बहुत लंबी बहस है, आप लोग पढ़ें तो देखेंगे। जो लोग आज बहुत बड़े OBC के हितैषी बन रहे हैं और किसानों के हितैषी बन रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का विरोध किया। दूसरा तबका जो सबसे अति वंचित था वो दलित दलित वर्ग था। दलित वर्ग को उसी समय संविधान में न सिर्फ नौकरियों में आरक्षण दिया गया, बल्कि संसद में, राज्यसभा में, अन्य जगह जहां जहां प्रतिनिधित्व होता है उसको आरक्षण दिया जा रहा है। तो देश की एक बड़ी आबादी दलित और पिछड़ा, इन दोनों को नेहरू ने पहला लोकसभा चुनाव होने से पहले ही बहुत बड़े अधिकार दिए। इन बातों को देखा जाना चाहिए। और जब वो बांध बना रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, तो अलग अलग, कहीं बेल्जियम से मदद ली जा रही है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी आ रही है, जर्मनी से टेक्नोलॉजी आ रही है, सोवियत संघ मदद कर रहा है। नेहरू ने बहुत साफ तय किया था कि मैं निर्गुण नीति जो उनकी रही कि हम ना इस खेमे में जाएंगे ना उस खेमे में जाएंगे, क्योंकि नेहरू को अच्छी तरह से पता था कि जब हम सोवियत संघ के खेमे में हो जाते हैं या अमेरिका के खेमे में हो जाते हैं तो हमें उनकी फौजों का खर्चा भी उठाना पड़ता है, हमें उनके हिसाब से नीतियां बनानी पड़ती हैं। तो अगर हमारी नीति भारत की सोवियत संघ या अमेरिका के हिसाब से ही बननी है तो फिर आजादी के मायने क्या है? इसलिए उन्होंने अपने आप को किसी भी गुट से अलग रखा। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये की कि उन्होंने कहा कि जो पैसा हमारा बड़े पैमाने पे खर्चा सेना पे करना पड़ेगा, अगर हम युद्ध टाल दें तो वो हम देश के विकास में लगा सकते हैं। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ भी एक शांति स्थापित की।
ताकि नेहरू के जीवन काल में दोबारा युद्ध नहीं हुआ। शास्त्री जी के जमाने में जाके युद्ध हो रहा है। तो वो जो युद्धों का पैसा बचाया, उसी पैसे से आज की हमारी ये भाखड़ा नंगल बांध और गंग नहर और तमाम जो पंजाब में आज खेती हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती हो रही है, हरियाणा में खेती हो रही है, 4-4 फसलें किसान उगा रहे हैं, वो किसकी मेहनत थी? वो नेहरू की दृष्टि है, नेहरू की मेहनत है, नेहरू का विजन है। यूनिवर्सिटियों की संख्या कहां से कहां उन्होंने पहुंचा दी। और नेहरू जब ये सब काम कर रहे थे, मुझे एक उनका भाषण याद आता है, जो आईआईटी खड़गपुर, जो देश का पहला आईआईटी बनाया गया, उसके दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि जो तुम लोग यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, तो अगर पढ़ने के बाद सिर्फ नौकरी करना तुम्हारा सपना है, बाल बच्चों का पालन पोषण तुम्हारा करना तुम्हारा सपना है, तो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता। अगर तुम इस मुल्क के बारे में सोच रहे हो, इस समय के बारे में सोच रहे हो, तो फिर तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम्हारी ये पढ़ाई सार्थक है। और नेहरू कहते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। छोटा आदमी भी जब बड़े काम से जुड़ जाता है तो बड़प्पन की कुछ छींटे उसके ऊपर भी पड़ जाते हैं। और वो खुद अपने बारे में कहते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे महात्मा गांधी के नेतृत्व में इतने बड़े आंदोलन से, इतने बड़े काम से जुड़ने का मौका मिला कि आप लोग मेरी कुछ बढ़ाई करने लगे। ये नेहरू के तौर तरीके थे। जब कोई बांध बनता था तो नेहरू की कोशिश ये होती थी कि जो वहां काम करने वाली महिला है, कोई मजदूरनी है, कोई पुरुष है, उससे जाके पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। झारखंड में एक बहुत बड़ा बांध बन रहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वहां का किस्सा बड़ा मशहूर है कि नेहरू ने वहां के इंजीनियर से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा, इंजीनियर ने कहा कि हम बांध बना रहे हैं। उसने कहा बांध ही बना रहे हो या कुछ और? मैं पढ़ा लिखा था। उसने कहा नहीं साहब, हम देश बना रहे हैं, भविष्य के लिए निर्माण कर रहे हैं। तो नेहरू ने उस इंजीनियर से पूछा कि तुम तो पढ़े लिखे हो, ये जो महिला काम कर रही है, जो तगाड़ी में मिट्टी लेके जा रही है, क्या ऐसे भी तुमने ये बात बताई है कि ये क्या कर रही है? तो उसने बड़े संकोच से कहा कि मैंने नहीं बताया। तो देश का प्रधानमंत्री वहां जाके मिट्टी में खड़ा होता है और उस महिला की तगाड़ी उठा के नीचे रखता है और उससे पूछता है कि बहन तुम ये क्या कर रही हो? तो बोली कि हम तो ये 2 रुपए के लिए अपनी मिट्टी यहाँ से वहां रख रहे हैं। तो उससे नेहरू कहते हैं कि नहीं, तुम 2 रुपए के लिए काम नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ मिट्टी यहाँ से वहां नहीं ले जा रही हो, तुम हिंदुस्तान बना रही हो, तुम भारत माता हो। तुम आज जो ये काम करती हो, इससे आने वाली पीढ़ियां हमारी पलेंगी, पुसेंगी, पनपेंगी। ये नेहरू जी का विजन है। भाखड़ा नंगल बांध जब वो बनाते हैं और वहां पत्थर लगाया जाना था कि ये इसका लोकार्पण या उद्घाटन नेहरू जी करेंगे, तो नेहरू ने कहा इस पत्थर पे क्या लिखा जाना है? तो लोगों ने तमाम तरह की बातें की। नेहरू ने कहा नहीं, इस पे लिखो कि ये भारत की वर्तमान पीढ़ी की ओर से भारत की आने वाली नस्लों के लिए तोहफा है। तो ये वो दृष्टि होती है जो नेहरू के पास थी। नेहरू ने ये निर्माण के कार्यों के साथ उन्होंने देश को जोड़ने का बहुत तगड़ा काम किया। इतना हिंदू मुस्लिम नफरत फैल चुकी थी भारत पाकिस्तान के विभाजन के साथ, लेकिन नेहरू जैसा नेता भारत का प्रधानमंत्री बना और उसने सारे धर्मों को एक माला में पिरो दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। उस नफरत को ऊपर दर कर परत कम करते गए। अगर वो आज के नेतृत्व की तरह सोचते तो वो भी अल्पसंख्यक बना बहुसंख्यक का मामला बना देते और हिंदू हृदय सम्राट बन जाते और चुनाव पे चुनाव जीतते जाते। और पूरा माहौल जब दंगे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इतना कम्युनल टेंशन हो, तब तो ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन नहीं, नेहरू उसके खिलाफ खड़े हुए। नेहरू ने जब पहले चुनाव में वोट मांगे तो कहा हम सेकुलर भारत के लिए वोट मांग रहे हैं, हम सबके भारत के लिए वोट मांग रहे हैं। और उसके पोस्टर पर सिर्फ नेहरू ने अपना फोटो लगाया, महात्मा गांधी का नहीं लगाया, तो स्वर्गवास हो चुका, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, वो पार्टी के नेता के लिए नहीं। लेकिन नेहरू ने गांधी की नीतियों पे, सेकुलर नीतियों पे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत एक करने की नीतियों पर वोट मांगा। और उस सांप्रदायिक माहौल के बीच भी भारत की जनता ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना और बार बार चुना। तो लीडर वो होता है कि जो जनता के किसी बहकावे में बह ना जाए। अगर जनता के ऊपर कोई नशा तारी हो गया है, कोई हिंसा सवार हो गई है, तो उसके पीछे पीछे न चल दे, वो सच के साथ खड़ा हो और जनता के झुकाव को सत्य की तरफ मोड़ दे। ऐसे लोग नेता होते हैं, ऐसे लोग स्टेट्समैन होते हैं। तो इन बातों से नेहरू ने खासकर से इन चीजों को जोड़ा। और फिर आप देखें उस समय अगर वो सब पढ़े तो यहाँ एक ढंग का तोड़ने के लिए कोई ट्रैक नहीं था, एक ढंग का होटल नहीं था भारत में, बिजली के कारखाने नहीं थे, कोई चीज नहीं। नेहरू खुद अपने अपने हाथ से एक एक चीज के प्लान पास कर रहे हैं, उन्हें बनवा रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे। भाषाओं को झगड़ा अपने चरम पे था, क्षेत्रों को झगड़ा अपने चरम पे था। नेहरू ने जीते जी इनको पूरे भारत को एक किया। उस समय तक आजादी मिल गई थी, लेकिन गोवा भारत का हिस्सा नहीं हुआ था। गोवा में संग्राम अलग से, गोवा में एक इच्छा थी कि हम बाहर, लेकिन नेहरू ने बार बार कोशिश की कि पुर्तगाल के साथ सैनिक युद्ध न करना पड़े।
बिना युद्ध के ये हमें पुर्तगाली वापस चले जाए, गोवा दे दे। लंबे समय तक उन्होंने अपना धैर्य का परिचय दिया, जब नहीं हुआ तो अंत में सेना हमारी गई और गोवा का भारत में विलय हुआ। इन सब बातों को देखना पड़ेगा कि कैसे इस मुल्क को बनाया जाता है, कैसे ये मुल्क आगे बढ़ता है। उन्हें पता था कि हम तालीम देंगे तो ये बच्चे अच्छी दिशा में जाएंगे, अगर रोटी खाने पीने का इंतजाम कर देंगे तो लोग स्वस्थ हो जाएंगे, अगर टीकाकरण की व्यवस्था हो जाएगी तो लोगों की उम्र बढ़ जाएगी। इस तरह से हौले हौले आहिस्ते आहिस्ते नेहरू ने इस मुल्क को बनाया है। आज कोई सवाल करे, कोई झूठी बातें फैलाए, मैं सुबह देख रहा और सुनता रहता हूँ, किसी ने कहा कि उनकी कंपनी पेरिस में धुलते हैं, किसी ने कहा 1970 क्यों बनाई, किसी ने कहा कि पटेल की जगह प्रधानमंत्री क्यों बन गए, ऐसे बहुत सारे सवाल। लेकिन आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरे अध्ययन की बात कह रहा हूँ, ये सारे सवाल झूठे और एक गिरी हुई मानसिकता के साथ पनपाए गए। ये सवाल उन लोगों ने नहीं फैलाए जिनसे नेहरू का कोई कंपटीशन रहा होगा। मान लीजिए आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये सब कांग्रेस से लड़ रहे थे, कांग्रेस में शामिल होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अहिंसा का तरीका था और आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ थे। लेकिन दूसरी टोली क्रांतिकारियों की थी जो मानते थे कि हम बंदूक की दम पे संगठित होकर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ेंगे और जीतेंगे। वो दूसरी तरीका था। तीसरा तरीका सुभाष चंद्र बोस का था, कांग्रेस में रहकर उन्होंने पूरा प्रयास किया, उनका मन नहीं माना, बाहर चले गए, उन्होंने फौज बनाई, उन्होंने सोचा कि हम फौज लेके लड़ेंगे और अंग्रेजों को हराएंगे। लेकिन तीनों का गोल एक है। महात्मा गांधी, नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें अंग्रेजों को भगाना है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का दल कह रहा है कि हम बंदूक की दम पर लड़ेंगे और अंग्रेजों को भगाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस ये कह रहे हैं कि हम फौज बनाएंगे और फौज से फौज लड़के अंग्रेजों को भगाएंगे। गोल तीनों का सेम है लेकिन रास्ते अलग है। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जो आरएसएस है, जो आज भाजपा है। आरएसएस ने कभी पूरे 1924 में आरएसएस की स्थापना हो गई, लगभग जिस समय गांधी जी पहली बार जेल से बाहर आ रहे हैं। उसके बाद गांधी ने इतने आंदोलन कर लिए, आरएसएस ने एक भी आंदोलन नहीं किया अंग्रेजों के खिलाफ। वीर सावरकर ने अपने छुटपन में जो लड़ाई लड़ी वो अपनी जगह है, लेकिन लौटने के बाद तो उन्होंने माफीनामे में दस्तखत कर दी और उसके बाद वो कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब असहयोग आंदोलन 1942 का, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रहा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, आरएसएस सबके सब उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई भाग नहीं लिया और न सिर्फ गांधी का विरोध किया बल्कि सुभाष चंद्र बोस का भी विरोध किया और क्रांतिकारियों का भी विरोध किया, जो असल में अंग्रेजों के चाटुकार, दलाल या पिट्ठुओं की तरह काम करते रहे। अब भारत की आजादी होने के बाद, आज 70 साल बाद, जब वो लोग सब चले गए हैं, वो समय विदा हो गया है, तो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज भगत सिंह की और महात्मा गांधी की लड़ाई लगवाते, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की लड़ाई लगवाते, जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया वो पटेल और नेहरू का झगड़ा बताते। क्यों? क्योंकि अगर सच्चाई सामने आएगी तो उनसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे पुरखों ने क्या किया था, तो उनके तो माइनस में नंबर आएंगे। तो अपने माइनस के नंबर ना दिखाई दें, अपनी गंदगी उजागर ना हो पाए, इसलिए जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन होम कर दिए, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपने खून पसीने से एक एक ईंट रख के इस देश को बनाया, उनकी झूठी कहानियां बनाओ, उनके आपस के झगड़े बताओ जो कपोल कल्पित थे। अब कोई जाके, अच्छा झूठ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक झूठ बोला, उसके जवाब में एक आदमी 4 किताबें और दस्तावेज सब जाके पढ़े, 2 महीने में उसका जवाब लेके वो आया। जब तक वो जवाब लेके आएगा तब तक ये 100 नए झूठ बोल देंगे। कोई झूठ के लिए तो कोई एविडेंस चाहिए नहीं। तो हमें इस मामले में कई बार हम कहते हैं कि झूठ का जवाब दो, इस बात का जवाब दो। हमें अपनी धारणा और अपने पुरखों के गंभीरता पर विचार करना चाहिए। अगर नेहरू खराब आदमी होते तो भारत का 33 करोड़ आदमी उन्हें प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेते। अगर महात्मा गांधी खराब व्यक्ति होते या देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे होते तो पूरा भारत उनके कहने पे पीछे चल पड़ता, उनके कहने पे लाठियां खाता, उनके कहने पे फांसी चढ़ जाता, उनके कहने पे गोलियां खाता, अपने घर छोड़ देता, अपनी नौकरियां छोड़ देता। ऐसा नहीं होता है। पूरा समाज इतना मूर्ख कभी ना हुआ है ना कभी हो सकता है। तो अब अचानक कोई आएगा कि नहीं गांधी जी ने ऐसा किया, नेहरू जी ने वैसा किया। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, जो किया खुलेआम किया, सबके सामने किया, पूरी दुनिया के सामने किया और करके दिखाया। आज पूरी दुनिया गांधी और नेहरू के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि गांधी जी से पहले तक सारे दुनिया के देश में जहां जहां आजादी की लड़ाई होती थी, लोग बंदूक के दम पे लड़ते थे। गांधी जी के बाद से दुनिया किसी भी देश में जो आज आजादी की लड़ाई होती है वो आंदोलनों से ही होती है। आज साउथ अफ्रीका में उन्हीं का रास्ता अपनाया गया।
मंडेला किस रास्ते पे चले? गांधी के रास्ते पे चले। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो अश्वेतों के लिए अधिकार मांगे 70वें दशक में, वो गांधी के रास्ते पे मांगे। आज जर्मनी में या अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत से देशों में आपने देखा होगा, जनता सड़कों पर निकली, प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की वापस मांग की। तो ये गांधी का और नेहरू का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूमिका है, जो सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं है, कि उन्होंने लड़ाई के तरीके ही बदल दिए। जैसे ईसा पूर्व और ईसा पश्चात चलता है कैलेंडर के मामले में, वैसे ही आंदोलनों के मामले में जब कभी कोई ऐसा कैलेंडर बनेगा आंदोलनों का, तो वो गांधी पूर्व और गांधी पश्चात का बनेगा। अब ये हमारी निकम्मापन है, कायली है कि हम अपने राष्ट्रपिता, जिसने 3 गोलियां अपनी छाती पे खा के इस देश को हिंसा से बचाया, जिसने 30 साल तक भारत में रह के आजादी आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने 20 साल तक अफ्रीका में रह के भारत माता की लड़ाई लड़ी, तो 79 ईयर्स में से 50 साल जो आदमी सीधे सीधे लड़ता रहा, भूखे प्यासे उपवास रख के, और देश ने उसे मसीहा मान लिया, भगवान कृष्ण का अवतार मान लिया। अब हम इतने बड़े विद्वान हुए हैं कि उसके मरने के बाद, उसके जाने के बाद उनमें कमियां निकाल। हो सकता है कोई, ऐसा नहीं है गांधी जी में कोई कमी नहीं रही होगी, नेहरू जी में कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन क्या मेरे पिता में कोई कमी नहीं होगी? क्या मेरे दादाजी में कोई कमी नहीं होगी? आपके पिताजी और दादाजी में कोई कमी नहीं होगी? उनने भी कुछ फैसले ऐसे छोड़ दिए होंगे जो आज आपको या हमें समस्या देते। तो क्या हम अपने बाप को गाली देंगे? उन्होंने जितना किया उसे भूल जाए और जो छोटा सा नहीं कर पाए उसको लेके उनकी आलोचना करने लगे? ये तो बहुत ही नीच प्रकृति होगी अगर हम उन लोगों के बारे में, उन्होंने सब कुछ इस मुल्क के लिए किया, उन्होंने निंदा निकाले, कमियां कर। और उससे बढ़ के निकम्मी बात यह है कि अगर कोई कमी नेहरू छोड़ गए, अगर कोई कमी महात्मा गांधी छोड़ गए, तो भाई आज के लोगों के क्या हाथ पांव नहीं है? आज के लोगों का दिमाग दिमाग नहीं है? आज तो उनसे ज्यादा संसाधन है, उनसे ज्यादा पैसा है, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो वो ख्वाब जो आपको लगता है कि उन्होंने पूरे नहीं किए, आप पूरे कर लीजिए। लेकिन ख्वाब पूरे नहीं करने का साहस ही नहीं, ना करने की दृष्टि है। सिर्फ ऐसी बातें निकालना है जिसमें हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, पूर्व पश्चिम में झगड़ा हो, फॉल्ट लाइंस पे हमला करना राजनीति की एक व्यवस्था बन गई। वरना किसी देश के इतिहास में कभी आपने सुना है कि कोई कहे कि नहीं हमारे देश की आजादी झूठी थी? अगर आजादी झूठी थी तो जो पद्मश्री का पुरस्कार आप लेके अभी घर आई हैं वो भी झूठा है, राष्ट्रपति झूठा है, प्रधानमंत्री झूठा है। तो क्या है? क्या जिस प्रधानमंत्री के आप रात दिन गाना गाते हैं, क्या वो गुलाम देश का प्रधानमंत्री है? क्या भारत का राष्ट्रपति अपने अधिकार नहीं दे सकता? तो सूरज की तरह चमकती हुई बातों में भी संदेह पैदा करना एक मनोविकार हो गया है। और हम ये समझते हैं कि मनोविकारों से जितना हम लोग बच जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारा जीवन तबाह होगा, हमारे समय का जीवन तबाह होगा। नेहरू का कुछ नहीं बिगड़ना है, गांधी का कुछ नहीं बिगड़ना है, टैगोर का कुछ नहीं बिगड़ना है, पटेल का कुछ नहीं बिगड़ना है। लेकिन हम इतिहास के बंधक होकर रह जाएंगे, इतिहास की जेल में बंद हो जाएंगे, उसके अंधेरे में डूब जाएंगे। इतिहास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको माला लेके जपा जाता है। इतिहास एक तजुर्बा है, एक दिया है जिससे हम आगे का रास्ता समझते हैं कि पहले ही गलती हो गई, आगे ये नहीं करना है। इसीलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा कि लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। क्योंकि बर्नार्ड शॉ भी ऐसे लोगों के बारे में देख रहे थे कि जो इतिहास में बुरी बुरी चीजें निकालते उससे सीखते कुछ नहीं। तो अगर इतिहास का कोई उपयोग है तो उससे अच्छी शिक्षा लेना उपयोग है। इतिहास का उपयोग ये नहीं हो सकता है कि हम ये कहने लगे कि उसने बुरी बुरी बातें निकालने की, नहीं नहीं इस राजा ने उसको हराया था, मैं उसका वंशज हूं और तुम उसके वंशज हो, आओ हम झगड़े। इतिहास झगड़ने के लिए नहीं है, इतिहास भविष्य अतीत की गलतियों से सबक लेकर भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराने के लिए है। आज की इस व्याख्यान में इतनी सारी बातें मुझे कहने का मौका मिला। मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ नेशनल मूवमेंट फ्रंट का, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ें और उससे वो सबक लें जो हम अपने जीवन में इस समय उतार सकते हैं, अपने समाज को और खूबसूरत बना सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके संबोधन के लिए। जिस तरीके से आपने नेहरू जी के आज़ादी के आंदोलन में योगदान और उसके बाद में प्रधानमंत्री रहते हुए उनका जो भारत के निर्माण में और एक जो बात कही जाती है कि आधुनिक भारत के निर्माण में जिस तरीके से उनका तमाम पहलुओं में जो योगदान रहा, उसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सहज तरीके से आपने आज जो संबोधन दिया है, वो हमारे दर्शकों के लिए, एनएमएफ के लोगों के लिए और जो अन्य दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी आज का संबोधन रहा है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जितने भी आज हमारे साथ दर्शक जुड़े रहे। और बीच में एक तकनीकी दिक्कत भी हुई, मैं सर से भी क्षमा चाहूंगा और तमाम दर्शकों से भी
क्षमा चाहूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे दर्शक जो पहले देख रहे थे वो बाद में भी जुड़े रहे, और उनके धैर्य और उनके इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यदि आगे संभव हुआ तो सर को हम एक बार एनएमएफ के मंच से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन भी एक इस तरीके का एक प्रोग्राम हो, और नेहरू के बारे में और तमाम महानायकों के बारे में जो भी मिथक हैं और जो भी झूठ फैलाया जा रहा है उसका हम पर्दाफाश कर सकें। तो मैं बहुत बहुत पुनः मैं सर का और तमाम दर्शकों का और हमारे सभी साथियों का पुनः मैं आभार व्यक्त करूंगा। और आगे भी एनएमएफ इस तरीके के कार्यक्रम करवाता रहेगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और पेज को आप फॉलो करते रहिए, जिससे आप आगे के कार्यक्रमों के बारे में जान पाएं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।